हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और रेलवे की इस पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी के लिए हम लोगों ने वरदान बेस को प्रारंभ किया था और मैंने कहा था कि हर संडे आप सभी हमारे साथ भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं, ये क्लास नंबर 1 नहीं, क्लास नंबर 2 होने वाली। यदि आप लोगों ने भारतीय संविधान की और खासकर रेलवे के लिए भारतीय संविधान में पीवाईक्यू सीरीज को इस पहली क्लास को नहीं देखा तो हम लोगों ने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर आप सभी पढ़ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे, मैं आशा करता हूं कि उन्होंने उन सभी ने चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की पहले सवाल के साथ। चलिएगा और देखिएगा, पहला सवाल हम सभी को यहां पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। सवाल जिस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा, पहला सवाल देखिएगा, सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यानी 19 या आपका स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। देखिएगा सवाल की लैंग्वेज समझिएगा, और सवाल में बोला है कि यहां पर आपका स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता, मतलब यानी जब हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी 19 पर चर्चाएं प्रारंभ करते हैं तो आर्टिकल 19 में हम लोग देखते हैं जहां पर वाक एवं आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर देखने को मिलती है। जब यहां पर आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, यहीं पर हमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार के अधिकार हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से, अब यहां पर लिखा है कि स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। अब देखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह हमारे आर्टिकल 19 ए में हम लोगों को देखने को मिलती है। बिल्कुल, प्रेस की स्वतंत्रता या हथियार के बिना शांतिपूर्वक या आपके एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये भी हम लोगों को आर्टिकल 19 ए में देखने को मिलती है। भारतीय सीमा में प्रतिबंध रहित विचरण की स्वतंत्रता, ये भी हम लोगों को जो देखने को मिलती है। लेकिन जो सवाल हमें दे के रखा है यहां पर आपके स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलता है, तो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता हम लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रेस का राइट्स है, ये भी आप सभी क्या आर्टिकल 19 में ही हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन एक तरीके से स्पष्ट रूप से सामने हम लोगों को ये नहीं देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं कि 6 प्रकार के अधिकार हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, और जो 6 प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं, पहले 7 हुआ करते थे, और साथ में जो 7वां प्रमुख रूप से हुआ करता था, जिस हमने कहा पहले आप लोगों को समझाया था कि जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा था, जो संपत्ति का अधिकार हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था। हम लोगों ने बाद में क्या किया था, यहां पर 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हम लोगों ने इसको यहां से हटा दिया, और बाद में फिर हम लोगों ने इसको कानूनी अधिकार जो बना दिया, और कौन से आर्टिकल में इसको जोड़ दिया, तो 300 क में हम लोगों ने बाद में इसको जोड़ दिया। तो ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका अनुच्छेद या पे 19 के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब वाक के अधिक मतलब बोलने की आजादी यदि हम लोगों को है, तो यह किस प्रकार का अधिकार है। बिल्कुल 4 ऑप्शन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या यह निहित का अधिकार है, क्या यह पूर्ण अधिकार है, क्या यह आप लोगों का उत्तराधिकार यहां पर या आपका अधिकार देखने को मिलता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 19 को हम प्रतिबंध भी कर सकते हैं, तो यह प्रतिबंधित अधिकार देखने को मिलता है। कौन सा अधिकार देखने को मिलेगा, प्रतिबंधित अधिकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। और सवाल नंबर 3 देखिएगा, हम सभी को स्पष्ट रूप से भारतीय मतलब इस क्लास का जो सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा।
लाभ का पद, देखिए बेहद अच्छा सवाल है, यहां पर देखने को मिलेगा लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यह कौन से अनुच्छेद में यहां पर दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में यहां पर दिया गया है, यह हम लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हम लोग जो पढ़ते हैं धर्म, मूलवंश, मूलवंश के बाद जाति, लिंग और जन्म स्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रमुख रूप से हम लोगों को इनमें समानता रखनी पड़ेगी। हम लोग जो पढ़ते हैं आर्टिकल 16 जिस पर हम लोग जो पढ़ते हैं कि यहां पर हम लोग जो पढ़ते हैं कि लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समान अवसर की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। यही के अंतर्गत आर्टिकल 16 के ये जो 16 देखने को मिलेगा, इसके अंदर 4 जो हमें देखने को मिलेगा, इसमें सामाजिक हम लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक शैक्षणिक रूप से यानी आपके एससी, एसटी और आपके ओबीसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान क्या देखने को मिलता है, विशेष प्रावधान यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। आर्टिकल 17 जो हमें देखने को मिलता है, हम लोग बोलते हैं कि छुआछूत से है, ये छुआछूत का प्रावधान यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो 18 है, तो आर्टिकल 18 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, अब यहां पर यह है कि जितनी भी उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी आपके उपाधियों का अंत का जो प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा वो इसी आर्टिकल में, यानी आर्टिकल क्रमांक 18 में हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब इस बात को समझिएगा कि आर्टिकल 18 केवल इस बात को उल्लेखित नहीं करता है। आर्टिकल जब आप 18 पढ़ेंगे और आर्टिकल 18 में जब इसका पॉइंट नंबर 1, जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के पॉइंट नंबर 1 पर चर्चाएं हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि आर्टिकल 18 में जो लिखा है कि आप उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दो लोगों को, एक तो शिक्षा, जो शिक्षा पर है वो प्रमुख रूप से यहां पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य की, ठीक है। यहां ये शिक्षा और सेना तो अलग होगा, मतलब एक होगा, मतलब सैन्य यानी सेना, ये प्रमुख रूप से यहां पर या आपकी उपाधियों को अपवाद स्वरूप यहां पर हम लोग देखते हैं कि अपवाद स्वरूप यहां पर छूट प्रदान हम लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 18 के पॉइंट नंबर 2 पर क्या उल्लेखित है, यानी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं आर्टिकल 18 के पॉइंट नंबर 2 पर क्या उल्लेखित हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर किसी भी भारतीय को यदि विदेश से यदि कोई उपाधि प्राप्त है, विदेश देशों से यदि किसी प्रकार की उपाधि वह धारण करना चाहता है, तो पहले उसको जो पूछना पड़ेगा वो माननीय राष्ट्रपति से यह अधिकार लेना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति है, जिसे नाइटहुड ब्रिटेन के अंतर्गत एक टाइटल आता है, जो हम लोगों को वहां की एक बड़ी उपाधि देखने को मिलती है। तो यदि किसी भी भारतीय विदेश में भारत में रह रहा है और भारत से जाकर वो ब्रिटेन में गया और वहां की सरकार के द्वारा उसे नाइटहुड की यदि उपाधि प्राप्त दी गई है, तो पहले उसे राष्ट्रपति की परमिशन यहां पर लेनी पड़ेगी। और वहीं पर आर्टिकल क्रमांक 18 का 3 भी क्या देखने को मिलेगा, यहां पर जो सरकारी लाभ के पद पर हैं, लाभ के पद पे उन्हें भी किसी प्रकार की यदि उपाधियां यहां पर दी जाती है तो माननीय राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। यानी
शिक्षा और सेना पर विशेष रूप से यहां पर छूट का प्रावधान है। दो में किसी भी भारतीय विदेशी भूमि पर यदि कोई से उपाधि प्राप्त करता है तो पहले परमिशन माननीय राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, अन्यथा आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। 18 का 3 इस बात को उल्लेखित करता है कि सरकारी लाभ पद पर उपाधियां यदि कोई व्यक्ति है तो यदि वह उसको किसी प्रकार की उपाधि दी जा रही है तो परमिशन जो देगा वो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। और यह प्रावधान तभी से है हेलो ये जो अधिकार है ये तब से ही जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है तब से यह राइट सबको प्राप्त है, तब से यह रूल चलता आ रहा है। तो सवाल नंबर 4 होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस यहां पर आपके अनुच्छेद के द्वारा भारत में छुआछूत को समाप्त कर ये घोषित किया गया है? यह आर्टिकल या आपका 19, 20 देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में हम लोगों को यहां पर यह देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोगों को अस्पृश्यता का जो हम लोगों को अधिकार देखने को मिला, यह अधिकार हम लोगों को 1955 में मुख्यतः जो यहां पर देखने को मिलता है। बात में अस्पृश्यता निवारक अधिकार में जब संशोधन किया गया तो यह संशोधन कब किया गया? तो यह 1976 में पुनः इसमें संशोधन किया गया। छुआछूत यदि कोई व्यक्ति रखना चाहता है तो छुआछूत एक ही शर्त पर रखेगा कि बिल्कुल जब वह स्वास्थ्य संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित यहां पर हो। यह एक विशेष बात यहां पर देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल 4 होगा, सॉरी ये जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम लोगों को मिलता है। आगे चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 में देखने को मिलता है कि भारत के संविधान में 16(2) में निम्नलिखित किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यानी 16(2) में कुछ परिस्थिति में विशेष प्रावधान जो छूट प्रदान दी गई है वो कौन सा टर्म यहां पर नहीं देखने को मिलता है? जन्म स्थान, धर्म या आपका उद्भव, लिंग हमें यहां पर एक प्रावधान देखने को मिलता है लेकिन योग्यता नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये हमारे सवाल का यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। अगले सवाल की चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 6 पर चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार हम लोगों को प्रदान करता है? यहां पर यह बात जो कर रहा है वह लोक सेवाओं की तरफ चर्चा कर रहा है। लोक सेवाओं कर विशेष रूप से यह चर्चा कर रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास में आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल जो 16 है जिसमें हमारे पास में लोक नियोजन में समान अवसर है, लोक नियोजन में समान अवसर की यह बात करता है, समान अवसर की यह बात करता है। लेकिन मैंने कहा था कि आर्टिकल 16 का जो पॉइंट नंबर 4 है यह किस बात को यहां पर उल्लेखित करता है? तो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग, जब हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो यहां पर एससी, एसटी और ओबीसी की बात होगी। लेकिन जब यहां पर हम लोग देखते हैं आर्टिकल
15 का 6 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 का जो 6 है, ये 2 पॉइंट हमें समझना जरूरी है, क्योंकि 15(6) के तहत अभी आप लोग यहां पर देखोगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी में ईडब्ल्यूएस वर्ग को विशेष प्रावधान यहां पर दिया गया। और आर्टिकल 16 में 6 में केवल सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान यहां पर दिया गया, और इसके साथ 10% का इनको आरक्षण का भी प्रावधान यहां पर दिया गया। तो ये 16(6) में ये सरकारी तथा गैर सरकारी में विशेष प्रावधान ये 15(6) में उल्लेखित है। तो आप हम बोलेंगे आर्टिकल जो 16 है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और सवाल नंबर 7 की चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7 है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत यह किसको उपलब्ध है? सभी व्यक्तियों को, केवल गैर नागरिकों, केवल नागरिकों को, या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को? तो हमें ये इस बात को उल्लेखित हमें यह याद होना चाहिएगा, इस बात को, कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 बात करेंगे, आर्टिकल 16 की बात करेंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये विशेष रूप से केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त हैं। केवल भारतीय ही लोगों को यहां पर यह प्राप्त है, केवल भारतीय। फिर इसके बाद बाकी के सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वो भारत के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये विशेष रूप से आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। चर्चा करते हैं आगे, सवाल नंबर 8 की चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 8 देखिएगा, ये अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान है किस संशोधन अधिनियम द्वारा अतः स्थापित किया गया? तो हम लोग देखेंगे 93 वाला संविधान संशोधन इसके तहत किया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारतीय संविधान में कुछ इस प्रकार से आप सभी को रेलवे में सवाल यहां पर फंडामेंटल राइट से देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 9 की चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 9 जो हमें देखने को मिलेगा, कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत महिला एवं बच्चों को विशिष्ट प्रावधान यहां पर दिया गया है राज्य द्वारा? विशिष्ट प्रावधान है यहां पर देखने को मिलता है 15(3) या 15(2). 15(2) पर इस बात को उल्लेखित जो करता है कि कहीं पर रेस्तरां पर हम लोग रह सकते हैं, यदि कोई बस स्टैंड है तो वहां पर हम लोग आराम से रुक सकते हैं, सो सकते हैं, रेलवे स्टेशन है तो वहां पर आराम से रुक सकते हैं और सो सकते हैं, कोई 5 स्टार होटल है वहां पर जाकर यदि हमें पानी की प्यास लगी है, यदि पानी पीना है तो हम वहां पर जाकर पानी पी सकते हैं। तो ये विशेष रूप से हमें यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत महिला एवं बच्चों को विशिष्ट रूप से प्रावधान है? तो ये 15(3) के तहत। किसके तहत? 15(3) के तहत यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम लोगों को मिलता है। इसके बाद जब हम लोग आर्टिकल 15(4) की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 का पॉइंट नंबर 4 इस बात को उल्लेखित करता है सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर जो पिछड़े वर्ग, खासकर एसटी और ओबीसी वर्ग को विशेष प्रावधान देने के यहां पर बातों पर जोर दिया गया है। तो हम लोग फिर फाइनल रूप से पहुंचेंगे तो आर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पर चर्चा करेंगे, तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे इसके बाद में
जो सवाल इस प्रकार से सेट किए जाएंगे, आप लोग देखेंगे भारतीय रेलवे भी अभी अब इस प्रकार से सवालों को पूछ रहा है। जो देखने को मिलेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम है, बताइए। मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे पहले धर्म आएगा, मूलवंश आएगा, जाति आएगा या फिर लिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 11 की। और सवाल नंबर 11 जो हमें देखने को मिलेगा, संविधान के अनुच्छेद 15 को पूर्ण निलंबन अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी इस बात को आप समझिएगा कि जब भारत में आपातकाल का प्रावधान होता है तो क्या जितने भी हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्या सब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाते हैं? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन यदि होते भी हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? कुछ आर्टिकल ऐसे भी जो स्वतः ही जिनका प्रतिबंध हो जाता है, लेकिन कुछ वैसे आर्टिकल है जो माननीय राष्ट्रपति के आदेश पर ही प्रतिबंध होते हैं। तो आइए इनकी चर्चाएं करते हैं। यदि हम लोग देखेंगे यहां पर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान यानी मूल अधिकार, यदि मूल अधिकार पर चर्चा करते हैं तो दो प्रकार से विशेष बातें हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। एक आर्टिकल क्रमांक 358 देखने को मिलेगा और एक आर्टिकल हम लोगों को 359 यहां पर देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 358 केवल जो यहां पर विदित है, यह किस पर लागू होगा? तो केवल एक आर्टिकल पर, और वो आर्टिकल है आर्टिकल क्रमांक 19 पर। और आपके 19 के बाद में फिर हमें सारे या आपके 19 को छोड़कर सारे आर्टिकल पर, यानी या आपके आर्टिकल 14 से लगाकर तो आर्टिकल क्रमांक हम लोगों को 35 पर, सब पर यह प्रभाव रहेगा, सब पर यह आर्टिकल प्रभाव डालेगा। लेकिन विशेष तौर पर केवल अपवाद दो पर है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को यहां पर निलंबन नहीं कर सकता। तो ये विशेष तौर पर आप सभी को यहां पर याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को। ये जैसे ही मान लीजिएगा यहां पर आप लोगों का आपातकाल का प्रावधान होता है, आपातकाल के प्रावधान के समय जो आर्टिकल हम लोगों को 19 देखने को मिलता है, यह स्वतः ही निलंबन हो जाता है, स्वतः ही इसका निलंबन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अब यह निलंबन हमें देखने को मिलता है, इसकी भी कुछ प्रमुख परिस्थिति देखने को मिलती है। या तो बाह्य आक्रमण के समय भारत पर कोई भारत पे किसी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, या फिर एक तो बाह्य आक्रमण इसमें प्रमुख हो गया, और कोई युद्ध जैसी, या भारत किसी युद्ध में क्या हो जाए, यहां पर शामिल हो जाए। अब ये जो है, ये जो आर्टिकल है यानी आप लोग का 358, ये सशस्त्र विद्रोह पर यह लागू नहीं होता है। इस बात को जरा समझिएगा, सशस्त्र विद्रोह पर यह लागू नहीं होता है, इन दोनों पर यहां पर यह लागू होता है। और यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि यह स्वतः ही लागू हो जाता है, जैसे ही आपातकाल लगा और वैसे ही आर्टिकल 358 जनरेट हुआ और यह आर्टिकल या आपका 19 पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संसद को कुछ विशेष बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, या माननीय राष्ट्रपति को किसी प्रकार से बोलने की यहां पर आवश्यकता नहीं है कि इसको बंद करो या इसको रोक डालो। स्वतः ही ये बोल रहा है कि स्वतः ही बंद हो रहा है। और यदि यह स्वतः ही बंद हो रहा है, और इस बात को जरा समझिएगा कि यदि संसद ने, जो हमारी पार्लियामेंट है, यदि हमारी संसद ने इसके समय, मतलब जब आर्टिकल या आपका 19 प्रतिबंध था,
और संसद ने कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी या ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ी जो देश के लिए जरूरी है, और संसद ने उसको लोकसभा और राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर कर उस वाले अधिनियम को कानून बना दिया। और वो कानून कब बना? जब आर्टिकल या आपका 19 पर प्रतिबंध था। तो क्या वो कानून माननीय न्यायपालिका में, क्या वो कानून है वह न्यायपालिका जो होगी, क्या न्यायपालिका में क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या उसको यहां पर चुनौती दी जा सकती है? तो जवाब होगा नहीं। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। यदि आर्टिकल 19 के प्रतिबंध के समय यदि किसी प्रकार का यदि हमारी संसद के द्वारा कोई कानून पारित किया गया तो हम लोग उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर चैलेंज कर सकते, यहां पर हम लोग उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और आर्टिकल 358 होगा तो यह आर्टिकल 14 से आर्टिकल या आपके 19 पर सभी पर लागू होगा। विशेष रूप से आर्टिकल 20 और 21 छूट जाएगा। और आर्टिकल 20 और यदि 21 छूट जाता है तो इस बात को याद रखिएगा कि माननीय राष्ट्रपति के कहने पर होगा ये इसका प्रतिबंध, राष्ट्रपति के कहने पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये सारी बातें। तो ये बोल रहा था कि आर्टिकल 14 का पूर्ण निलंबन अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो 359 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 12 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ क्या है? ये जो समानता वर्ड्स हमें देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या है? क्या अवसर की समानता है, संपदा का समान विभाजन है, विधि के समक्ष समानता, या विधियों का समान संरक्षण है? बिल्कुल यही देखने को मिलता है, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण की यह बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 13 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 13 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में यहां पर एक राज्य शब्द दिया गया, यह किस भाग पर लागू होगा? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 को हम लोग देखते हैं कि यहां पर पूर्णतः राज्य की परिभाषा, जो राज्य की डेफिनेशन, एक आपकी स्टेट की डेफिनेशन हो सकती है, उसका प्रावधान देखने को मिलेगा। और यहां पर जो आपकी स्टेट की डेफिनेशन हम लोगों को जो देखने को मिलती है, यहां पर राज्य मतलब एक देश है, तो यह हमें भाग 3 में यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 14 पर, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों पर संविधान के किस या आपके अनुसूची में उल्लेख है? यह बोल रहा है कि राज्य संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन से अनुसूची में हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो कोई ऐसा टफ सवाल नहीं है, ऐसा जटिल सवाल नहीं आप लोगों से नहीं पूछा है। आर्टिकल 1 पर हम लोग जब बात करते हैं, या आपकी अनुसूची जो है उस पर 1 पर चर्चा करते हैं, जहां पर राज्य या जितनी भी हमारी यूटी है सबके नाम या सबका प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। यहां पर यह हमें देखने को मिलता है, जब हम लोग आर्टिकल 1 पर चर्चा करते हैं तो भारत अथवा इंडिया, या इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। वो आर्टिकल 1 पूरी तरीके से डिफाइन करता है। और यदि हमसे पूछे सबसे बड़ा आर्टिकल आप भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल को बोलना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा आर्टिकल 1, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात तो उसी में लिखी है, भारत राज्य और केंद्र शासित एक प्रदेशों का एक संघ होगा। तो हम लोग देखते हैं पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 15, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग यानी जो निर्णायक मत का अधिकार होता है?
अब यहां पर देखने को मिलेगा कि हमारे भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास में जो आपका अंतिम कास्टिंग वोट का मत होता है, आर्टिकल 101 में, 97 में, 99 में या आर्टिकल 100 में। तो ये आर्टिकल 100 में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान के 16 में देखिएगा, भारत के संविधान में लोकसभा के आकार को सीमित नामांकित जो करता है, जिसके तहत सदस्य तथा निर्वाचित सदस्यों एंग्लो या इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो 500 जो 50 और 2, अब 2 लोगों को यहां पर मान्य जो राष्ट्रपति होता था पहले, अब नहीं है, अब तो हटा दिया गया इसको। पहले जो लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय के लोगों की नियुक्ति का प्रावधान था, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। और यह भारत का संविधान के लोकसभा में आकार सीमांकन जो करता है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, 543 और 2 लोगों को, लेकिन ये वर्तमान में तो हटा दिया गया है। आगे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 17 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 17 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं, जब 6ठी अनुसूची पर चर्चा करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों के बारे में विशेष प्रावधान हम लोगों को इसी अनुसूची में यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन नागालैंड में यहां पर हमें प्रावधान नहीं देखने को मिलते हैं, जिस पर हम लोग विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के ए पॉइंट में देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। और सवाल नंबर 18 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय ध्वज, देखिए बेहद अच्छा सवाल है, भारतीय ध्वज को फहराने का राइट्स आप सभी को देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 18 का 1, 19 का 1, 20 का 1 या 21 का 1। तो हम लोग बोलेंगे 19 का 1। कौन सा? 19 के 1 में हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। सॉरी, हाँ बिल्कुल बी पर है, आर्टिकल 19A। सवाल नंबर 19 की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके बारे में है? हम लोग देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची हमें देखने को मिलते हैं वो भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से हमें देखने को मिलती है। और जो 10वीं अनुसूची हमें देखने को मिलेगी वो दल बदल कानून से यहां पर संबंधित होती हुई देखने को मिलेगी। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर जो आप लोगों का 52वां संविधान संशोधन 1985 में विशेष प्रावधान या संशोधन हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसके तहत इसको जोड़ा गया। अब यहां पर ये दल बदल विरोधी से देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल क्रमांक 21 की चर्चा करेंगे, वहां पर देखने को मिलेगा। शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल हमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में जो जोड़ा गया बाद में इसमें देखने को मिलता है। सार्वभौमिक वयस्क का अधिकार, यानी आपसे पूछेगा जो वोट देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो वो सार्वभौमिक है। तो ये आपके 18 वर्ष से ही क्या होता है, लागू होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर जो 20 हमें यहां पर देखने को मिलता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को कौन से क्या दे है भारतीय अनुसूची में देखने को मिलता है। यहां पर यह हमें देखने को मिलता है, पहली, 8वीं या 12वीं या चौथी। तो 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में हम लोगों को मूल संविधान में
14 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 14 भाषा का, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो हम लोग बोलेंगे सर 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 21 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 21 हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा? संविधान के आर्टिकल 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा? यानी आर्टिकल 78 हमें किस बात को उल्लेखित यहाँ पर जो करता है? संसद को सलाह संबंधित संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति है, क्या यह बात देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं? बिल्कुल नहीं है। यह भी इस बात को उल्लेखित नहीं करता है। राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को अवगत कराने के संपर्क में, प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए कर्तव्य के संबंध में, अभी देखो ये इस बात को उल्लेखित करता है कि माननीय जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के कर्तव्य रहेंगे कि वो देश में संचालित जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको, उन घटनाओं से माननीय राष्ट्रपति को अवगत कराएं। तो सवाल थोड़ा सा गलत यहां पर ऑप्शन जो लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति बिल्कुल है, लेकिन ये मूल रूप से प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल 78 के तहत माननीय राष्ट्रपति को यहां पर जानकारी देंगे। आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 22 पर। और सवाल नंबर 22 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंधित प्रावधान है? तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 108 पर होता है ये, जिसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और वहां पर भी यदि समानता होती, यदि बराबर वोट मिलते हैं, तो निर्णायक वोट देने की शक्ति भी वहां के लोकसभा स्पीकर को होती है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो भी लोकसभा ही अध्यक्ष के माध्यम से होती है। सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 23 देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली में विफल होने की दशा में उस राज्य पर शासन कर उसको संभाल सकते हैं? 343 यहां पर तो हिंदी भाषा के बारे में विशेष प्रावधान हमें यहां पर देखने को मिलता है। 356 में बिल्कुल यहां पर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। इतना कोई टफ नहीं था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी है? देखो फिर आ गया, सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की है, तो वही आर्टिकल है, आर्टिकल 16। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो सब बिल्कुल सही होगा। आगे चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? यह विशेष तौर पर आप सभी को याद होना चाहिए, ये कब जोड़ा गया था? 1949 में, या 1954 में, 1956 में, या आपका 1950 में? तो ये 1954 में इसको जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल को? तो आर्टिकल क्रमांक 35A को यहां पर जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। और सवाल नंबर 26 हमें देखने को मिलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक रूप में रीट जारी कर सकता है? तो यह रीट जारी कर सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट होगा, वो आर्टिकल 32 के तहत। और यदि कोई हाई कोर्ट हमारे पास में, तो वो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करेगा। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 44 तो आप सभी ने बेहद अच्छे से पढ़ा होगा, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है ये। आगे चर्चाएं करेंगे सवाल नंबर 27 की तरफ।
सॉरी, सवाल नंबर 26 की तरफ जो हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का, अब देखिए बेहद सरल, अभी हम लोगों ने इसको जो समझाया, सीटों का प्रावधान तो नहीं, ये तो हमें कहां पर देखने को मिलता है? 4 में देखने को मिलता है कि राज्यसभा में सीटों का प्रावधान है। अब इसका भी आधार है केवल जनसंख्या। हमें यहां पर देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन है यहां पर देखने को मिलेगा। शपथ और प्रक्रिया के प्रारूप है, या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। बेहद सरल सवाल है, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप सभी को ये आता होगा, और अगर आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का मुझे जरूर जवाब देंगे। आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। और सवाल नंबर 27 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान है? ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये विधान परिषद की बात करता है। विधान परिषद की हमें यहां पर जो जानकारी जो देखने को मिलेगी, तो यहां पर आर्टिकल 169 में विशेष प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग इसकी वोटिंग प्रक्रिया समझेंगे। वोटिंग प्रक्रिया यदि हम लोग समझेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1/3 जो वोट यहां पर दिए जाते हैं वो जल निकाय और नगर पालिका के द्वारा दिए जाते हैं। नगर पालिका में, नगर निगम, नगर पालिका में जितने सदस्य हैं उनके द्वारा यहां पर वोट दिए जाते हैं। इसके ही 1/12 जो वोट दिए जाते हैं वो तीन वर्ष पहले जितने भी व्यक्ति का स्नातक हुए हैं उनका विशेष प्रावधान यहां पर देखने को मिलता है। ये 1/12 कौन वोट करेंगे? जो माध्यमिक जो शिक्षक हैं वो यहां पर वोट करेंगे 1/12। फिर सर और किसका प्रावधान है? तो 1/3 जो होंगे वह विधानसभा, किसके सदस्य? विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो यहां पर क्या करेंगे? वोट करेंगे। और जो 1/6 होंगे फिर वह राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट होंगे। राज्यपाल के द्वारा यहां पर अपॉइंटमेंट होंगे। तो ये पांचों आप सभी को याद होना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी वोटिंग प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो बिल्कुल इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं रेलवे में आप लोगों से प्रश्न पूछे गए थे, और इसी प्रकार से आगे भी पॉसिबिलिटी है कि इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आगे हमें देखने को मिलेगा, और आगे हमें देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय संविधान के आर्टिकल, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा आपके किस, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के लिए संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा यहां पर प्राप्त है। परसों की क्लास हुई थी, और परसों की क्लास में यही सवाल मैंने कहा था कि रिपीटेशन बिल्कुल होगा। 3 बार ये सवाल रिपीटेशन हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे इस बेहद सरल सवाल का, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब चाहूंगा आप सभी से। अगला सवाल देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का भाग 20 संविधान में उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल हमें भाग 20 में बदलाव करने हैं। तो यदि किसी भी जो बदलाव करने हैं तो आर्टिकल 368 देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 30 पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा?
तो ये आर्टिकल 361, कौन सा 361 में विशेष प्रावधान है। और ये इसकी स्थापना कब किया गया था, विशेष तौर पर 1990 में इसको बनाया गया था। आगे चर्चा करते हैं संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद के अंदर केंद्रीय बजट को वार्षिक वितरण। अब देखिए केंद्रीय बजट शब्द का तो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, तो हम लोग उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रस्तुत करते हैं। और ये आर्टिकल 102 के तहत करते हैं, 113, 112 या 101, तो हम लोग करते हैं 112 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में हमें सवाल नंबर 32 देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आपके 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो प्रदान करता है। तो अपराध के दोष सिद्ध के मामले में सुरक्षा बिल्कुल नहीं करता है, मानव जाति के अवैध क्रय विक्रय पर बिल्कुल नहीं करेगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान यह करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 33 हमें देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, हितों की रक्षा की बात करता है। तो अभी वही का वही देखा था हमने 29 पर जो देखा था, यही सवाल का राइट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे राज्य सूची के स्थानीय महत्व को विषय शामिल होते, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आते हैं, कृषि आय में अतिरिक्त अन्य आय पर कर बिल्कुल आते हैं, बैंकिंग और बीमा जो आता है निगम कर यहां पर नहीं आता है। आगे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 35 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा, मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, न्यायिक समीक्षा का यहां पर प्रावधान है। तो आपके स्पष्ट रूप से व्यक्त जो यहां पर देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत न्यायिक समीक्षा है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। और सवाल नंबर 26 जो हमें देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। हमने कहा था यदि सीएम नहीं है तो उप राज्यपाल यहां पर बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 40 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 40 हमें देखने को मिलेगा, भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलने के लिए कौन सा जो आर्टिकल यहाँ, कौन सी संस्था यहां पर आप लोगों के अधिकृत है। भारत के प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि भारत के किसी भी राज्य सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है। राज्य की विधानमंडल, केंद्रीय राज्य मंत्री या संसद, तो हमें संसद के पास में यह अधिकार है बदलाव का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। तो एक सवाल नंबर 1 से मैंने 2 क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में दिए हैं, और मैंने कहा है कि बेहद सरल थे, मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए मैंने उनका जवाब नहीं दिया। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में उन दोनों सवालों का जवाब आप सभी को जो देना है। और मैं आशा करता हूं कि इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास में आप सभी को जो पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने उसको बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और जो आप लोगों को याद नहीं होगा आप लोगों ने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। अंत में यह सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में, इस सवाल का आप सभी को जवाब देना है। सवाल इस प्रकार से है कि संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम को क्या एक अपवाद है, कौन सा एक अपवाद देखने को मिलेगा। तो ये 4 ऑप्शन आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप सभी मेरे साथ जुड़े इस वरदान बैच के अंतर्गत भारतीय संविधान की श्रृंखला में। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम सोमवार को। जय हिंद।